ओके, तो हम करते हैं अपनी क्लास को शुरू आज। ठीक है। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने थोड़ा मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, असेसमेंट के बारे में पढ़ा, इवेल्युएशन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये सब चीजें होती क्या है। ठीक है। जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है उनको डाउट है कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन में क्या फर्क होता है, एक बार हिंदी में मैं बता देती हूँ। दैट इज मापन, आकलन और मूल्यांकन। क्या इन तीनों में फर्क सभी को पता है क्या होता है? ठीक है। अनामिका, चलो बताओ क्या है डिफरेंस इन तीनों में। आपको तो डाउट नहीं है ना? नहीं मैम, जैसे अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो सबसे अंदर आएगा मेजरमेंट, आएगा फिर असेसमेंट आएगा एंड देन एवोल्यूशन आएगा। तो उसमें मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी को मतलब क्वांटिटेटिव वे में क्या कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करना। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे क्लास में जैसे काजल दीदी है, ठीक है, तो उनके मैथमेटिक्स में 40 में से 35 आए हैं, 40 में से 31 आए हैं, तो ये हो गया मेजरमेंट। ठीक है। उसके बाद है उसका असेसमेंट, कैसे निकालेंगे कि जैसे कंपेयर करके उसमें, ठीक है, कि लाइक वो अपने क्लास में क्या आई है, वही जैसे आपने क्वेश्चन किया था, और फर्स्ट सेकंड जो भी आई होंगी दीदी, जैसे हम लगा रहे कि दीदी सेकंड आई है, तो वो हो गया उसका असेसमेंट, कि हमने कंपेयर करके निकाला कि हाँ ये औरों के कंपैरिजन में ये सेकंड आई है। उसके बाद आ गया एवोल्यूशन में, हमने जज करा कि अच्छा ये सेकंड तो आ गई बट इसमें कुछ तो कमी होगी ना, कि हाँ फर्स्ट क्यों नहीं आई है ये। तो फिर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा कम रह गई है दीदी, फिर दीदी उनको और सही करेगी, मतलब वैसा यही। अच्छा, फिर काजल के मार्क्स बताए आपने, बाकी सब ने एग्जाम नहीं दिया? वो तो मैं एग्जाम्पल थी बस। अभी दीदी की शक्ल दिखाई दे रही थी ना मुझे, तो फिर मैंने दीदी का नाम ले लिया। अरे चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नहीं अच्छा है, क्योंकि जब एग्जाम्पल देते हैं तो किसी को लेके तो देंगे ना एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है। ठीक है। एंड एक को ही लेके अगर पूरा एग्जाम्पल आप खत्म कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छे से फिर क्लियर होता है। बिल्कुल ठीक है, वो तो जस्ट एक ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है? जब आप किसी को क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रा के तरीके से जब आप किसी की परफॉर्मेंस को बताते हो। एग्जाम्पल के लिए कि मतलब कि किसी के मैथ्स में नंबर 95 आए तो हमने क्या किया, हमने उसकी परफॉर्मेंस को दिखाया मात्रा के द्वारा, कितना अच्छा है क्या, ये हमने उसकी स्कोर के थ्रू बताया। असेसमेंट में क्या होगा, असेसमेंट में हम कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे। देखो, असेसमेंट का क्या मतलब होता है, हम उसकी प्रोग्रेस को बताएंगे रैंकिंग के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए कि इशिका जो है वो क्लास में 5th आई है, ये हमें कैसे पता चला, जब हमने उसका सारा डेटा लिया, डेटा को फिर हमने एनालाइज किया, फिर हमने इस चीज को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद में, ये सब चीजें करने के बाद में तो हमें पता चला ना कि उसकी प्रोग्रेस जो है वो रैंकिंग में कैसी है। ये होता है हमारा असेसमेंट। इवेल्युएशन आपको होता है जजमेंट। जजमेंट में क्या होता है, इवेल्युएशन आपको होता है क्वालिटेटिव डिसीजन होता है। कैसे होगा ये, असेसमेंट अब आपने कर लिया, अब देखो कमी रह गई है या फिर अच्छा किया तो भी ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि इशिका ने बाकी सब मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा तो किया है बट हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं किया, तो ऐसी कौन सी कमी रह गई जो हमें हिंदी में पूरी करनी है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ जजमेंट। इट इज क्लियर तीनों चीजें? ठीक है। कल हमने इसी के कुछ फंक्शंस एंड पर्पस किए थे। ठीक है, ये सभी एक बार देख लेना कि ये सब चीजें क्यों जरूरी होती हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये सब चीजें। ठीक है। प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, ये सब चीजें अभी हम कर चुके। ओके, देख लेना एक बार वीडियो। ओके ठीक है। अभी हम करते हैं क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ रेफरेंस। ये सभी क्लासिफिकेशंस प्लीज याद रख लेना। क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले आती है आपकी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, या फिर हम इसको बोल देते हैं मानदंड संदर्भित परीक्षा। इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट कॉइंड बाय रॉबर्ट ग्लेजर। ये टर्म किसने दी है, ये रॉबर्ट ग्लेजर ने दी है, 1963 में दी है। ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। अच्छा, मैं इसको अगर सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होती है, जिसमें क्राइटेरिया पहले से ही सेट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या रहेगा कि अभी आपने जैसे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे तो उसमें क्या रहेगा कि 210 नंबर जिसके भी आते हैं उन सबका नेट क्वालिफाई है। ये क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि इस क्राइटेरिया को जो भी पार करेगा ना उन सबके नेट क्लियर होंगे ही होंगे। ये आपका बस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग।
कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और मास्टरी लेवल। यहाँ पर क्या होता है कि आप बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो जो एक पहले से निर्धारित जो स्टैंडर्ड आपने बनाया हुआ है, जो एक क्राइटेरिया बताया हुआ है ना, उन सब चीजों के बारे में। यहाँ पर आप बच्चों को कंपेयर नहीं करते हो, बच्चों को आपने कंपेयर तो नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। बच्चों कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले से एक सेट कर दिया है कि जिसके भी 210 आए हैं उन सबका नेट क्लियर। मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रही हूँ भाई। अगर तुम्हारे 211 आए हैं, 220 आ गए, 230 आ गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 210 तुम पार होना तो सबके नेट ही क्लियर है। मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया था वो है। ये होती है आपकी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। इज इट क्लियर? रॉबर्ट ग्लेजर ने दी है, याद रहेगा क्राइटेरिया, ठीक है। यूजीसी नेट का एग्जांपल लिख सकते हो कि जिसकी भी 210 से पार उन सबके नेट क्लियर। ये क्राइटेरिया सेट हो गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास में नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि एनआरटी, मानक संदर्भित टेस्टिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा, अब देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे यूजीसी नेट का दिया हुआ है। चलो नेट का एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में रैंक की बात होती है कि किसकी फर्स्ट रैंक आई है, किसकी सेकंड रैंक आई है, किसकी थर्ड रैंक आई है। अच्छा, रैंक तो सबको पता है। ये रैंक हम डिसाइड कैसे करते हैं? ये रैंक हम डिसाइड करते हैं जब एक बच्चे की परफॉर्मेंस को हम दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। सिंपल बात है, किसी के 210 है और किसी के 220 है, तो मैं रैंक तो मैं तो फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी? जिसको 220 मिलेगा, हाँ या ना। सेकंड रैंक मिल जाएगी जिसके 215 है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका रैंक वाला सिस्टम। यूजीसी नेट में मान लो कि जेआरएफ क्लियर हो गया, अब जेआरएफ क्लियर होने के बाद में भी किसकी फर्स्ट रैंक आई है, किसकी सेकंड रैंक आई है, ये सब चीजें होती हैं। क्या कर रहे हो कि एक बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से और उसी के हिसाब से आप उसको रैंक करते हो। इज इट क्लियर? रैंकिंग बेस्ड है ये आपका। समझ में आ गई ये दोनों सभी को, है ना? लिखते भी रहना हो एग्जाम्पल। चलो, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग कि आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है जो इस क्राइटेरिया कंप्लीट करेगा, बस। नॉर्म रेफरेंस क्या है? ये आपका रैंकिंग बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन टेस्ट बाय पर्पस। पर्पस के हिसाब से, उद्देश्य के आधार पर परीक्षण क्या क्या होगा। एक तो है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या रहेगा? आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सब एरियाज ऑफ लर्निंग गैप्स रिक्वायरिंग रेमिडिएशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या रहेगा? यहाँ पर मैं इस चीज का पता करूंगी कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है पढ़ने में और मुझे उसी की ही रेमेडी करनी। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक सब्जेक्ट है, मान लो कि आप योग दर्शन आप ले सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि योग दर्शन में एक लर्निंग गैप है, यानी कि योग दर्शन का कोई एक पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपका टेस्ट इसीलिए ही ले रही हूँ योग दर्शन का, ताकि मुझे पता चले कि योग दर्शन में भी आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, एंड फिर मैं उसकी रेमेडी आपको दे पाऊँ। समझ में आ गया कि कोई टेस्ट मैं आपका ले ही इसलिए रही हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कितना आता है, एंड अगर आपकी लर्निंग में कोई भी गैप है तो उस चीज की मैं रेमेडी करूं, उस चीज का मैं उपचार करूं। डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि बीमारी का पता लगाओ एंड बीमारी का पता लगाने के बाद में उसको उपचार करो, ठीक है। और लर्निंग में क्या रहेगा कि बच्चा क्या चीज नहीं पढ़ पा रहा है, ये उसकी बीमारी हुई ना। तो सबसे पहले आप इस बीमारी का पता लगाओ कि बच्चा क्या नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, फिर उसका उपचार कर दो। ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। इज इट क्लियर? मेरा उद्देश्य ही यहाँ पर ये रहेगा कि मुझे ये पता करना है कि बच्चे को क्या चीज समझ में नहीं आ रही। डायग्नोस्टिक टेस्ट पहला क्लियर हो गया, पर्पस के बेस पर मेरा उद्देश्य ही ये है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। एक आता है हमारे पास में एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। प्रिडिक्टिव टूल यूज टू आइडेंटिफाई लेटेंट टैलेंट पोटेंशियल बिफोर एनरोलमेंट इन स्पेशल प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ भी आ रहा है दिमाग में? अभी क्षमता परीक्षण इस शब्द को सुन के कुछ आ रहा है दिमाग में? एंट्रेंस टेस्ट का नाम सुना होगा आप सभी ने। एंट्रेंस टेस्ट होते हैं ना हमारे, किसी भी प्रोग्राम में एनरोल होने से पहले जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है
उस एंट्रेंस टेस्ट में ये चीज प्रिडिक्ट कर दी जाती है कि ये बच्चा आप मतलब कि इस चीज में कितना कर सकता है, होता है ना ऐसे ही, कि वो एक क्राइटेरिया वो सेट करके रखते हैं कि हमें बच्चे का मतलब कि पोटेंशियल चेक करनी है कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है कि वो प्रोग्राम कर सकता है। ये हो जाएगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट आप लिख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज में। एनरोल होने से पहले वाला जो एक टेस्ट होता है वो आपकी पोटेंशियल चेक कर रहा होता है। ठीक है, अभी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम दे रही हो क्यों दे रही हो, आपकी पोटेंशियल चेक करने के लिए तो है कि आगे जाके आप कितना कर पाओगे, यही तो होता है आपका। ये हो गया आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी क्षमता परीक्षण। दो चीजें क्लियर हो गई सभी को, सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है, कर सकते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का क्या मतलब होगा? इवेलुएट हाउ वेल कोर्स कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स वर मास्टर्ड, टर्म एंड एग्जाम्स। कुछ नहीं है अचीवमेंट टेस्ट कि बच्चा कितना अचीव कर पा रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक महीना आपको कुछ पढ़ाया, फिर एक महीने के बाद मैंने आपका टेस्ट ले लिया। क्यों लिया मैंने टेस्ट? ये चेक करने के लिए कि आपने कितना अचीव कर लिया, आपको कंटेंट कितना समझ में आ गया। सिंपल। जो हमारे स्कूल्स में भी होता वो आपको दिखाया है, जो ग्रेजुएशन में भी हुआ है कि हर 6 महीने के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं। क्यों होते हैं? आपकी अचीवमेंट चेक करने के लिए, आपकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। ये तो सिंपल हो गया, उपलब्धि, बच्चे ने कितनी उपलब्धि हासिल कर ली है, कितना मास्टर कर लिया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर कंटेंट को, सब्जेक्ट को। इजी है ये तो अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि प्रवीणता परीक्षण। असेस जनरल लैंग्वेज और ऑपरेशनल मास्टरी एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन एट अ गिवन लेवल। इसका क्या मतलब हुआ? प्रवीणता अपने हिसाब से बता दो, क्या लग रहा है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता होगा, प्रवीणता टेस्ट क्या होता होगा? जनरली जैसे ऐसे नहीं होता, जैसे टॉफल होता है या आइल्स होता है, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ना, मतलब जस्ट टू चेक वेयर यू हैव रीच्ड इन योर प्रिपरेशन। थोड़ा नो, एक्सप्लेन जैसे करो, मोक टेस्ट भी जैसे करते हैं हम लोग। थोड़ा और मैम एक्सप्लेन उसकी करो। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। हाँ, कि वेयर विच एरिया है नो वी जहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, और विच एरिया आप वी शुड वर्क मोर, तो उससे वो पता लग जाता है। ठीक है, जैसे हमारा पेपर 1 पेपर 2 है, आप इसके मॉक टेस्ट दोगे, देन विल गेट टू नो कि हाँ कौन सा स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन। ठीक है। और कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में? और कुछ आ रहा है दिमाग में किसी के? मैम ऐसा कि बच्चे ने किस मतलब अगर अलग अलग सब्जेक्ट है तो ऐसा चेक करना कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा उसको ज्यादा नॉलेज है या ज्यादा उसने मास्टरी कर ली है ऐसा। ठीक है, और कुछ आ रहा है दिमाग में? अच्छा, गलत किसी का नहीं है हाँ, मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि कोई गलत बता रहे, नहीं। मैंने तो पहले बोला कि सही है गलत जैसा तो कुछ है ही नहीं। बट मैं देख रही हूँ कि हाँ, मतलब क्या क्या और डेफिनेशन आप बता पा रहे हो, सिर्फ मैं डेफिनेशंस देख रही हूँ कि किसके दिमाग में और क्या डेफिनेशन चल रही है। हाँ जी शिवम, आप भी कुछ बता रहे थे। मैम वही मतलब किसी पर्टिकुलर एक चीज में उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। ठीक है, ओके। और कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में? नहीं? नहीं, अनामिका, शुभम, मिताली, प्रिया ने तो बता दिया। नहीं? हाँ जी, बिल्कुल यही है। ठीक है, कि एक गिवन एक पर्टिकुलर लेवल पर मुझे उसकी प्रोफिशिएंसी, मुझे उसकी प्रवीणता चेक करनी है कि इस लेवल तक बच्चा कितना प्रोफिशिएंट हो चुका है, इस लेवल तक बच्चा कितना प्रवीण हो चुका है। ठीक है, वही सब चीजें। इज इट ओके सभी के लिए? ठीक है, जैसे कि आज मैं आपको एक क्विज भेजूंगी तब देखूंगी। अच्छा, आज ही भेज दूं ना या कल भेजूं? आज ही भेज दे तो कल मुझे करके दे देना। ठीक है, एंड आज मैम मैं क्विज कल भेज दूं। कल हाँ बोलो।
नहीं मैम, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे फिर भी। हाँ नहीं नहीं आप इट्स ओके। नहीं, मैं क्विज आज भेज दूंगी करके, आप मुझे कल तक दे देना, ठीक है? ओके, अब तो ठीक है। अच्छा, इन चारों में कोई प्रॉब्लम? डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें हम बीमारी का पता लगाएंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ताकि उसकी रेमेडी दी जा सके। एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पर हम बच्चे का पोटेंशियल चेक कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में एनरोल होने से पहले कि बच्चे को अभी तक कितना आता है, ताकि हम ये पता लगा सके कि बच्चा इस फील्ड में अगर जाता है तो वो कितना और ज्यादा अचीव कर सकेगा। अचीवमेंट टेस्ट, कि बच्चे ने अब तक जितना पढ़ लिया है उसने कितनी उपलब्धि हासिल कर ली, ये सब चीजें। प्रोफिशिएंसी, आप एक लेवल तक चेक करते हो कि इस लेवल तक बच्चा क्या प्रोफिशिएंट है, ये सब चीजें हो जाएंगी। इन चारों चीजें क्लियर है ना सभी? चलो नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट पैराडाइम्स, यानी कि आकलन के प्रमुख प्रतिमान। सबसे पहले होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है कि असेसमेंट, आकलन हम कर रहे हैं पढ़ने के लिए। फॉर लर्निंग यानी कि फॉर्मेटिव होगा नेचर में। फॉर्मेटिव हमने कल क्लास में किया था अपना, ठीक है? फॉर्मेटिव एग्जाम्पल के लिए आप इसको इस तरीके से समझो कि जब हम स्कूल्स में थे तो हमारे यूनिट टेस्ट होते थे, सभी के होते होंगे यूनिट टेस्ट हो गए, या फिर हमारे छोटे छोटे टेस्ट हुआ करते थे, यूनिट टेस्ट हुआ करते, फिर इसके बाद में हमारे फाइनल एग्जाम हुआ करते थे। तो ये जो यूनिट टेस्ट होते थे ना, ये हमारा होता है फॉर्मेटिव टेस्ट, एंड जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है वो होता है हमारा समेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट देखो, अब क्या हो रहा है, पूरे साल का आपका एक कोर्स हो रहा है, ठीक है, जिसमें बीच बीच में आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं। ये टेस्ट क्यों लिए जा रहे हैं? ताकि आपकी गलतियों का पता चले ना, कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे हो चेक, ताकि जब फाइनल में बैठना पड़े तो वहां पर आपसे कुछ गलती ना हो, है ना? यही तो होता है जो बीच बीच में जो हम टेस्ट लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि हम इसमें आकलन कर ही इसलिए रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? अक्कर्स कब होगा, जब हम पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ में हम अपनी प्रोग्रेस को भी चेक कर रहे होते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मेटिव। इज इट क्लियर? फॉर्मेटिव इन नेचर क्यों हुआ है ये? फॉर्मेटिव क्लियर हो गया कि पढ़ने के लिए ही क्यों हो रहा है असेसमेंट ये, ठीक है? दोबारा से एक बार सुन लो, देखो, एक होता है आपका फॉर्मेटिव टेस्ट या फिर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, एंड एक होता है आपका समेटिव। समेटिव आपको होगा जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे, वो होगा आपका समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होगा, जो बीच बीच में आप जो मॉक टेस्ट आप देते रहोगे ना, ये सब चीजें होती हैं आपकी फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव से आपको क्या पता चलता है कि 50 नंबर की 50 क्वेश्चन भेजे, 50 नंबर के 50 में से आपके 25 आए हैं, तो क्या पता चलेगा कि और पढ़ने की जरूरत है, यही तो पता लगेगा कि और पढ़ने की जरूरत है। किसी सब्जेक्ट में आपके 45 आ गए और किस सब्जेक्ट में आपके 25 आ गए, तो पता लगेगा ना कि किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है ज्यादा। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पर आप अपनी लर्निंग वाले प्रोसेस में ही होते हो ना, उस प्रोसेस के टाइम पर भी जब आप खुद को असेस कर रहे होते हो, ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट पैराडाइम का जो पहला है वो क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि पढ़ने के लिए आकलन करना। इज इट क्लियर? फॉर्मेटिव, ठीक है, जिससे आपकी प्रोग्रेस का पता चलेगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। पहला क्लियर हो गया सभी को, असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, यानी कि जितना पढ़ लिया है उस चीज का आकलन आप करो, ये हो जाएगा आपका समेटिव। अभी 6 महीने आप पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस आप पढ़ने वाले हो, फिर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे नेट का, वो हो जाएगा आपका समेटिव। वो समेटिव क्यों होगा कि 6 महीने आपने जितना पढ़ लिया है ना, आज आप उस जितना आपने पढ़ लिया है उस चीज का आप टेस्ट देने के लिए आए, जितना भी पढ़ लिया है। इज इट ओके सभी के लिए? दोनों में डिफरेंस पता चल गया, फॉर्मेटिव समेटिव, है ना? पढ़ाई के लिए असेसमेंट करना और पढ़ाई का असेसमेंट करना, दोनों फर्क समझ आ गया सभी को? ठीक है। एक आता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है आपका अधिगम के रूप में आकलन। emphasizes self assessment and metacognition, students monitor and evaluate their own learning। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा, टेस्ट नहीं दे रहा है, यहाँ पर आप खुद से ही आप चेक करते रहते हो। एग्जाम्पल के लिए कि अभी 1 महीना आपकी जब क्लास हो जाएगी, तो 1 महीना क्लास करने के बाद में आप खुद से भी अभी आप ना देखना आप शुरू कर दोगे कि हमने कितना पढ़ लिया है, क्या हम सही से पढ़ रहे हैं,
जब आप खुद को मॉनिटर करते हो, अपनी ही लर्निंग को जब आप चेक करते रहते हो, ये हो जाएगा आपका असेसमेंट एज लर्निंग। कितना समझ में आ रहा है? इज इट ओके? तीनों चीजों में डिफरेंस क्लियर हो गया? एक एक तरीके जो आप वो जो कैमरा लगा देते हो ना अपनी लर्निंग के ऊपर, कि आज का हमने टारगेट तो इतना बनाया था, क्या इतना टारगेट अचीव कर लिया है, ये होता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार ये जितना कराया अभी इतना पढ़ो, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो फिर पूछ सकते हो। जब इतना क्लियर हो जाएगा आराम से, जब लगे कि हाँ रेडी हो थोड़ा सा आगे पढ़ने के लिए, तो बता देना। ठीक है, आराम से देख लो, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक था ये आपका कल की क्लास का ही था, बट हाँ कल मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैंने एंड कर दी थी क्लास। समझ में आ गया है तो बता दो, फिर हम बढ़ते हैं आगे ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ। ज्योति, अदिति, अनामिका, ठीक है, जिन्होंने कल की क्लास, काजल समझ में आ गया? काजल कल आपने क्लास नहीं की थी वैसे, है ना? बाकी शिवम, शुभम, मिताली, प्रिया ऑल्सो क्लियर? ठीक है, ठीक है, बढ़े फिर आगे। हाँ जी, क्लास में हो शुभम और अनामिका, है ना? ठीक है, ठीक है, शक्लें यस दिखा मैम। रहे हैं तभी मुझे लगता है। ठीक है, अब हम करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम इन इवेल्युएशन, मूल्यांकन की ग्रेडिंग प्रणाली। ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए हम ग्रेडिंग तो यूज करने लग गए हैं अभी। ग्रेड सभी को पता होगा, ए प्लस, बी, सी, ये सब चीजें ग्रेड होती हैं। सिंपल टर्म्स में बोला जाए कि अल्फाबेटिकल अगर हम किसी को नाम दे रहे हैं वो आपका ग्रेड हो गया है। ठीक है, ओरिजिन, द वर्ड ग्रेड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड ग्रेडस, ये ग्रेडस से निकला है शब्द। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टेप। जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नहीं आता ऐसा कि किस शब्द से निकला है, बट हाँ पता है तो अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग में एक तो आता है आपका डायरेक्ट ग्रेडिंग, ठीक है, एक आता है आपका इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। दोनों चीजें अभी हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या। डायरेक्ट की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस इज असेस्ड इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड द एग्जामिनर डायरेक्टली असाइंस लेटर ग्रेड्स बेस्ड ऑन इम्प्रेशंस, लिमिटेशन, लैक्स ट्रांसपेरेंसी। इसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन गुणात्मक रूप से किया जाता है और परीक्षक की छाप सीधे अक्षर ग्रेड में व्यक्त होती है।
क्या लग रहा है कुछ भी इसको पढ़ के? कुछ लग रहा है? डायरेक्ट वाला? मैम वही जैसे पेपर में एग्जाम हमारा जब रिजल्ट आता है तो उसमें ग्रेड दिए जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट ग्रेडिंग। नहीं नहीं, वो वाला मैम उसकी क्वालिटीज को देख के कि वो कितना सिंसियर CGP है। क्या? सीजेपी? एसजीपी, एसजीसीपी ऐसे। नहीं मतलब इसमें ये है कि हम क्वालिटी जो है उसकी उसको देख के उसको ग्रेड देते हैं कि ऐसा आता है ना कि सिंसियर है, कितना प्रेजेंट रहता है क्लास में, ऐसा करके। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी देख के आप इसकी About behavior and all. हाँ जी बोलो। It's good, ma'am. I think it's about the attendance and everything. हाँ वो numerical नहीं है। हाँ, ये आपकी न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, बस क्वालिटी के बेसिस पर है, ठीक है। द एग्जामिनर डायरेक्टली असाइंस लेटर ग्रेड्स बेस्ड ऑन इम्प्रेशंस, यानी कोई भी चीज बस देख के आपने कुछ उसको ग्रेड दे दिया कि हाँ ए बी कुछ ऐसे, क्वालिटी के बेसिस पर है। अगर और भी ज्यादा सिंपल करना चाहो, मैंने आपको कुछ भी चीजें सिखा मतलब कि दिखा दी, मैंने आपको एक पेंटिंग दिखा दी, मैंने आपको बोला कि इसको ग्रेड दो, तो आपको तो नहीं पता कि इसमें कितनी मेहनत लगी है, कितने कितने सालों की मेहनत है, पैसा लगा है, आपको तो कुछ नहीं पता। आप क्या करोगे, उसका इंप्रेशन, उसकी लुक देख के आप बता दोगे कि ए ग्रेडिंग देनी है या फिर ए प्लस देनी है, तो ये हो जाएगी आपकी क्वालिटेटिव बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर, गुण के बेसिस पर, ठीक है। इज इट क्लियर? ये हो गया आपकी डायरेक्ट ग्रेडिंग, जिसमें आपने पूरा प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, सीधा बस आपने ग्रेड दे दिया। इनडायरेक्ट में क्या रहेगी? इनडायरेक्ट वाली आपकी वो है जो अभी मतलब कि अनामिका ने बताई थी, ठीक है, जो हमारे स्कूल्स में होती थी। सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले बच्चे को मार्क्स दे दिए, फिर इसी मार्क्स को जो है वो ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये सब चीजें भी हम देखेंगे कि ग्रेड में भी किस तरीके से कन्वर्ट होती है। इन देखो, डायरेक्ट में क्या रहेगा, ये आपकी गुण के बेसिस पर रहेगी, और इनडायरेक्ट में क्या रहेगा, जिसमें पहले नंबर दिए जाते हैं, फिर नंबर के बेसिस पर ही आपकी ग्रेड दी जाती है। अब इनडायरेक्ट भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो है आपकी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड एक है आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग, ठीक है, ओके। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड एक है फिर आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की, तो इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ मार्क्स इनटू ग्रेड्स रिगार्डलेस ऑफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्रुप। सिंपल भाषा में बताऊं तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, पूर्ण ग्रेडिंग आपकी वो वाली ग्रेडिंग रहती है जिसमें पहले से ही स्टैंडर्ड तय रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ मैं कि 95 से 100 के बीच में अगर किसी के मार्क्स आते हैं बच्चे के, तो उसको ए प्लस ग्रेड मिलेगी, ये फाइनल है। अब चाहे वो किसी भी बच्चे के है, 90 से 100 के बीच में अगर किसी के नंबर आते हैं तो उसको ए ग्रेडिंग मिलेगी, ये चीज कंफर्म हो गई है। 85 से 90 के बीच में है तो बी प्लस ग्रेडिंग मिल जाएगी, 80 से 90 के बीच में है तो बी ग्रेडिंग मिल जाएगी। यानी कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग वो रहती है जिसमें एक पहले से ही स्टैंडर्ड, एक मानक पहले से ही निर्धारित रहता है, एंड उसी के बेसिस पर ही फिर आप ग्रेड दे देते हो, ठीक है। लिख लो पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे, एग्जाम्पल के लिए 90 से 80 वालों के सॉरी, अगर 80 से 90 के बीच में है तो इतनी ग्रेड। आपने देखा होगा कि ये आपके स्कूल्स में भी क्या होता था, आपको मार्क्स बता दिए, मार्क्स बताने के बाद फिर हम खुद ही अपने ग्रेड बता देते थे, होता था ना ऐसे ही। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के पीछे पहले से आपको पता रहता था कि अच्छा इतने से इतने वाले बच्चों को इतनी ही ग्रेडिंग मिलेगी, ए प्लस, A1, ए, ये होती है आपकी एब्सोल्यूट ग्रेड। क्लियर हो गया सभी को? अब चाहे वो किसी भी बच्चे की है, अगर इन क्राइटेरिया के बीच में उसके मार्क्स हैं तो उसकी ग्रेडिंग इतनी ही होगी, ये चीज कंफर्म हो जाती है। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, रिलेटिव ग्रेडिंग जिसको ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी बोलती है, ये ना कर्व की शेप में होता है, यहाँ पर तुम बना नहीं पाऊंगी बट कर्व सभी को पता होगा, ऐसे में कर्व होता है ना, बना लेना बनाना चाहो तो। popularly known as the grading on the curve, used in public competitive examination. Grades are assigned relative to the performance of the entire group, not individual performance alone. हिंदी में भी देख लो एक बार। इसका उपयोग सार्वजनिक परीक्षाओं में होता है, इसमें छात्र का ग्रेड लेवल
उसके अपने प्रदर्शन से नहीं बल्कि पूरे समूह के प्रदर्शन से तय होता है। कोई बता सकते हैं कि क्या लग रहा है इसको देख के? कुछ तो लग रहा है। Group or group of students का result. क्या? नहीं सुनाई दिया मुझे। हाँ जी बोलो। आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है आवाज। मुझे नहीं आ रही, आप सबको नहीं आ रही है? मुझे नहीं आ रही है। ये ऐसे नहीं होता जैसे लाइक स्पोर्ट्स टीम वगैरह होती है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल प्लेयर नहीं मैटर करती है, वो पूरे ग्रुप की मैटर करती है। ठीक है, ओके। हाँ जी शुभम, आप भी बताओ तो दोबारा से, क्या बता रहे थे आप? मैम मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ कि लाइक कुछ लोगों का ग्रुप है हम्म, और लाइक उस ग्रुप का जो रिजल्ट आएगा वो लाइक आप उसको सब ग्राफ होते हैं ना उसको निकाल सकते हो, लाइक उनकी जो परफॉर्मेंस रही है लाइक 2001 की 2004 में क्या क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बेस पे। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। इसमें यही है वैसे तो कि जैसे कि ये दोनों के पॉइंट्स अगर मिला के बोला जाए कि यहाँ पर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेडिंग नहीं होती, यहाँ पर ग्रुप के हिसाब से ग्रेडिंग मिलती है। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने क्या किया कि मैंने पूरी क्लास को मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने पूरे स्कूल को ही डिवाइड कर दिया एग्जाम्पल के लिए कि सीनियर जूनियर में मैंने कर दिया, फिर उसके हिसाब से और जिसने बेस्ट स्कोर किया फिर उसके हिसाब से मैं उनको ग्रेड कर रही हूँ कि मतलब कि इधर मतलब कि 80 से 90 स्कोर करने वाला जो ग्रुप है तो उसको ए ग्रेड दे रही हूँ, या यानी कि यहाँ पर आपको ग्रुप में मिलेगी ग्रेडिंग। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये है कि ग्रुप में जब आपको ग्रेडिंग मिलेगी ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग। इंडिविजुअल की ग्रेडिंग आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर ग्रुप्स के बेसिस पर रहेगी। अब ये आ जाते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होती है। क्यों यूज हो जाती है? जैसे कि पूरे ओवरऑल इंडिया में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ना अब एक चार्ट बनाया जाता है कि मतलब कि कौन सी स्टेट के बच्चे ज्यादा मतलब कि जेआरएफ क्लियर हुए हैं, तो इस हिसाब से फिर आपकी ग्रेडिंग रहती है। कौन सी स्टेट के बच्चों के नंबर ज्यादा आए हैं तो ए ग्रेडिंग फिर उस स्टेट को मिल जाएगी, फिर बी ग्रेडिंग मिल जाएगी, फिर सी ग्रेडिंग मिल जाएगी। तो क्या हो रहा है, किसी एक बच्चों को आप ग्रेडिंग नहीं दे रहे हो, पूरे ग्रुप को आप ग्रेडिंग दे रहे हो। ये हो जाएगी आपकी ग्रेडिंग ऑन द कर्व। इज इट ओके सभी के लिए? ठीक है, सब कुछ देख के। ओके, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये देख लेना एक बार अपने हिसाब से। ठीक है, अभी हम बात करें कि असेसमेंट के टूल्स और स्ट्रेटेजीज क्या हो सकते हैं। असेसमेंट टूल्स ट्रेडिशनल की बात करूँ तो ट्रू फॉल्स हो गए, एमसीक्यू हो गए, शॉर्ट आंसर टेस्ट हो गए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए, ये सभी को पता है, क्या है मुझे बताने की जरूरत है? ट्रू फॉल्स क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या होते हैं, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सभी को पता है ये? ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, एक है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? यस नो वाले जो होते हैं ना मैम। यस और नो। और क्लोज एंडेड? फिर क्लोज एंडेड क्या होगा? मैम जो यस और नो होगा वो क्लोज एंडेड होगा, जो ओपन एंडेड होगा उसमें आप लाइक पैराग्राफ में आंसर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। ओपन एंडेड वो होगा क्वेश्चंस कि अगर कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिए तो अपने करते रहो, बस आंसर दे दो अच्छा खासा, जब आपको लगे कि हाँ इतना आंसर जो है वो सेटिस्फाइड है, वैसे वाला। एंड क्लोज एंडेड इज हाँ या ना में दो जवाब, वो हो जाएगा। एग्जिबिट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, अब क्या होता है असेसमेंट इस तरीके से भी चल गए हैं कि बच्चों को क्या है कि आपने कोई क्वेश्चन दिया एंड आप चाहते हो कि वो करके दिखाए आपको प्रैक्टिकली, प्रॉपर सुनना नहीं है उससे जवाब कि
बच्चा ये नहीं बोलेगा कि इस केमिकल को इसमें मिला दो तो ये हो जाएगा। टीचर बोलेगा नहीं, करके दिखाओ, हम देखे भी तो सही कि इस केमिकल का नाम तो पता है पर क्या रंग से पहचान पा रहे हो इसको। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करके भी दिखा दो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर साइमुलेशन, कंप्यूटर के थ्रू तो असेसमेंट होते रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर लैब्स में आप देखो कि छोटे बच्चों को बोला जाता है कि चलो ये वॉलपेपर चेंज करके दिखा दो, काफी सारी चीजें होती है कि जिससे बच्चे का मतलब कि आप आकलन कर सकते हो कि बच्चों कितना आ चुका है। पोर्टफोलियोज एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट तो सबको पता है, पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? पोर्टफोलियो से असेसमेंट किस तरीके से हो सकता है? बट इस पोर्टफोलियो मैम बच्चे का कलेक्शन जितना भी होगा उसका रिकॉर्ड। ठीक है, बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखना, उससे भी आप देख सकते हो कि असेसमेंट आप कर सकते हो कि बच्चा अटेंटिव कितना है क्लास में, बच्चा क्लास कितनी अटेंड करता है, डिसिप्लिन में है या फिर नहीं है, सब्जेक्ट्स में कितना अच्छा है। पूरा आप जब उसका एक तरीके से ब्यौरा रख लेते हो ना, बही खाता रख लेते हो, वो है आपका पोर्टफोलियो। क्लियर सभी को? ठीक है, ये सब तो कुछ कुछ बेसिक चीजें थी जो कहीं ना कहीं फिर भी हमने सुनी है। अब आता है आपका स्कोलिस्टिक वर्सेस को स्कोलिस्टिक असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। एक है आपका स्कोलिस्टिक, एक है आपका को स्कोलिस्टिक। स्कोलिस्टिक हम देख लेते हैं। स्कोलिस्टिक वाले असेसमेंट में हम बच्चे की कोग्निटिव एबिलिटीज को हम चेक करते हैं। कोग्निटिव बताने की जरूरत है अब? बौद्धिक क्षमता कितनी है बच्चे के अंदर, अब तो पता लग गया होगा, है ना। नॉलेज हो गया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। कुछ याद आ रहा है इन सब पार्ट्स को देख के? क्या याद आ रहा है अदिति? क्या याद आ रहा है? ट्रिक कैसी कैसी है तू हाँ सही चलो, कुछ कुछ तो याद आ रहा है कि हाँ कोग्निटिव डोमेन से रिलेटेड कुछ तो याद आ रहा है, ठीक है। तो स्कोलिस्टिक में क्या रहता है? स्कोलिस्टिक में हम यहाँ पर बच्चे का आकलन करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर कि बच्चे को ज्ञान कितना है, क्या बच्चा समझ पाता है चीजों को, क्या बच्चा चीजों को अप्लाई कर पाता है, क्या बच्चा चीजों को लेके विश्लेषण कर पाता है, संश्लेषण कर पाता है, या फिर उसका मूल्यांकन कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। इन बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, इन बेसिस पर आप उसको असेस कर रहे हो, दैट इज स्कोलिस्टिक। याद रहेगा, ट्रिक्स भी अप्लाई कर लेंगे। फिर आता है, एक आता है आपका कोस्कोलिस्टिक। कोस्कोलिस्टिक में होता है आपका अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ठीक है, जिसमें आप स्टूडेंट का एटीट्यूड चेक करोगे, लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि बौद्धिक क्षमता को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो कोस्कोलिस्टिक में आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि बच्चे के अंदर लीडरशिप स्किल्स है या नहीं, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है हर एक चीजों को लेके, बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, ये सभी चीजें आपकी को स्कोलिस्टिक में आ जाएंगी। इजी। स्कोलिस्टिक बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है एंड को स्कोलिस्टिक आपका मतलब कि बाकी सब चीजों से रिलेटेड है अदर देन द स्कोलिस्टिक, ठीक है, जिसमें आपकी अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन आ जाती है, ठीक है। ये तीनों ही डोमेन्स आपकी किसकी है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की है, याद आ रहा होगा, जो आती है 1956 में, है ना। चलिए, इनसे कोई प्रॉब्लम किसी को, डाउट, शंका, परेशानी कुछ भी? नहीं, बढ़ सकते हैं आगे? चलो बढ़िया बात है, बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर करेंगे। ब्रेक के नाम पे तो ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे बस यही तो चाहिए था जिंदगी में। जी प्रिया, क्या हुआ? दिमाग की दही हो रही है क्या आपकी आज? इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो? आप म्यूट हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो मुझे तो। नहीं मैम, नॉट इन स्ट्रेस, just too many things.
क्या हो गया, परेशान हो गए? नहीं 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 वैसे नहीं, आई डोंट गेट स्ट्रेस्ड अप लाइक दैट। वो एक्चुअली आफ्टर दिस क्लास आई टेक ट्यूशंस फॉर पतंजलि योग सूत्र, ओके। so I teach to make sure that मेरा रिवीजन होता रहता है, just to you know, तो उसका एंड देन फिर अभी टीचर आल्सो गेव सर्टेन असाइनमेंट, तो वो भी करना है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग ओके, हो जाएगा। हाँ नो 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 आई लव स्टडीइंग। अच्छी बात है। तो I just thought कि because I'll be अभी तो I'm in BA third year, BA this is my 5th semester, so I just धीरे धीरे तैयारी हो जाएगी rather than putting so much of pressure all at once, so अभी धीरे धीरे ग्रेजुएशन में मुझे लगा कि आप मास्टर्स में हो भी। no ma'am, so I was working before, मैंने मतलब ऑलमोस्ट मैंने 15 साल जॉब किया मैम, इंडिया में 5 साल, इंडिया से बाहर ऑलमोस्ट 11 साल। ओह, um, क्या बात है। yes ओ भाई साहब। yes, so then I came to Kiviladham for like a TTC course. I did Shivananda se TTC, then I did a specialization in prenatal, postnatal and Garab Sanskar. Then I came here for TTC and I really liked the place, and then I decided to leave my job and do a degree in yoga. ओह, चलो काफी Yes. बढ़िया। लोनावला फिर आपको पसंद आ गया? लोनावाला तो ये बहुत सुंदर है मैम, मतलब दिस प्लेस ना जो केवल्य धाम है, इट्स इटसेल्फ इज वेरी हीलिंग एंड वेरी पॉजिटिव। Yeah, चलिए and I was always into study, and I think yoga help you in so many ways. So वो कभी पुराने कोई संस्कार रहे होंगे मैम पिछले जन्म के, that I had to do this, and which I'm really happy about. So काफी बढ़िया बढ़िया। चलिए आ जाइए सभी, दिखाइए अपने चेहरे, नूरानी चेहरे, करें आगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आता है आपका कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत, रेगुलरिटी इन असेसमेंट टू मैच द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। अर्थ क्या है, देखो क्या है, छात्र का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए आंकलन भी निरंतर ही होना चाहिए। मानते हो ये चीज? छात्र का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, एक दिन में तो डेवलपमेंट होती नहीं है, ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एंड अगर डेवलपमेंट ही एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो इसका असेसमेंट भी तो कॉन्टिन्यूस यानी कि रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने 6 महीने पढ़ा तो 6 महीने के बाद ही आप टेस्ट दोगे, तो उससे पहले आप छोटे मोटे आप कोई टेस्ट नहीं दोगे। नहीं भाई, असेसमेंट तो करते रहना चाहिए ना। तो कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पर मतलब यही है कि छात्र का जो विकास होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए आकलन भी निरंतर ही होना चाहिए। मानते हो ना ये सब चीजें? तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक, कवर्स बोथ स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक डोमेन्स ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ। देखो कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है व्यापक, एंड कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों चीजें आती है, स्कोलिस्टिक भी आता है एंड को स्कोलिस्टिक भी आता है। स्कोलिस्टिक जो कि हम बौद्धिक क्षमता के ऊपर है, एंड को स्कोलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें अदर देन मार्क्स हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इन दोनों चीजों के बारे में बात करता है कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता कैसी है और बच्चा बाकी सब चीजों में कैसा है। अगर ऐसी असेसमेंट कर रहे हो तो दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। क्लियर दोनों चीजें? ठीक है, एक आता है आपका प्राइमरी पर्पस यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है इस चीज का, टू मिनिमाइज फियर एंड एंजाइटी अमंग लर्नर्स रिगार्डिंग एग्जाम्स। देखो क्या होगा, अगर आप ना मतलब कि देखो आप PYQ के सेशंस आप क्यों लगाते हो, एंड अभी जो हमारी लास्ट साइकिल जो गई है इसमें क्या किया था, इसमें आप सभी ने योग के लिए आपने 1.5 घंटे में आपने पूरा एग्जाम आपने कंप्लीट करने की कोशिश की थी, आई थिंक सो 1.5 से 2 घंटे में। क्यों किया था?
ताकि जब आप प्रॉपर एग्जाम दो तो उस टाइम पर आपको एंजाइटी या फिर आपको फियर महसूस ना हो। डर और एंजाइटी को कम करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बीच बीच में आप करते रहो। क्लियर हो गया? ठीक है। तरीके क्या हो सकते हैं भाई? क्विज करा लो बच्चे से, ग्रुप डिस्कशंस करा लो, ग्रुप डिस्कशन से भी आप मतलब कि मूल्यांकन कर सकते हो। रोल प्ले हो गया, असाइनमेंट हो गया, लैब एक्सरसाइज हो गया, मॉडल दे दो बनाने के लिए, प्रोजेक्ट दे दो, सेमी सरप्राइज टेस्ट हो गया कि सरप्राइज टेस्ट ले लिया आज। ये सब तरीके हो सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? ये तो इजी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में मॉडर्न इवेल्युएशन एंड रेफरेंस टर्म्स, यानी कि आधुनिक मूल्यांकन अवधारणाएं। एक आती है आपके पास में रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट अब कुछ याद आ रहा है? प्रॉम्प्ट किया था हमने कल की क्लास में ना, प्रॉम्प्ट किया था हमने। ठीक है। फ्लेक्सिबल टीचर प्रोवाइडेड क्वेश्चंस दैट प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट देयर ऑन लर्निंग प्रोसेस आफ्टर अ लेसन। ठीक है। शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए ऐसे लचीले प्रश्न जो छात्रों को पाठ समाप्त होने के बाद अपने स्वयं के सीखने के अनुभव पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या है ये? हिंदी इंग्लिश पढ़िए। इजी वाला खुद बता देते हो, मुश्किल वाला हमसे पूछ लेते हो। तभी तो डेवलप होगी क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ जी। मैम इसमें क्वेश्चंस वगैरह देता है टीचर बच्चों को हर एक लेसन खत्म होने के बाद। आप पूछती हो ना कई बार, या शुभम भैया पूछते हैं। शिवम भी। दोबारा से बताइए। मैं हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। मैम मैं कह रहा इसमें जो ये है ना रिफ्लेक्टिव, इसमें क्या होगा कि जो टीचर है वो बच्चों को क्वेश्चंस वगैरह देगा, मतलब क्वेश्चंस देगा हर एक लेसन्स के बाद, ठीक है। ऐसा कुछ कि इससे उसकी प्रोग्रेस पता लगेगी कितनी है। ठीक है। और कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं। शिवम ने तो बता दिया है, बाकी बताइए। जो आप कई बार पढ़ाते पढ़ाते उस पर्टिकुलर लेक्चर से जो चल रहा है उसी से रिलेटेड सवाल आप पूछते हो, जस्ट टू चेक दैट आर वी देयर, यू नो, लाइक उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स का, जो प्रॉम्प्ट मतलब उसी समय पूछी गए। ऐसे नहीं दैट यू हैव गिवन अस टाइम कि आधा घंटा ले लो, या ओके आई एम गिविंग क्वेश्चन टुडे एंड टुमारो यू आंसर। उसी समय पढ़ाते हुए बीच बीच में वो सवाल पूछना टीचर का, टू चेक कि स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन, वैसे वाली। ठीक है। और कुछ? अदिति? मैं तो हंस देती हूँ बस। और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है? मैम ऐसा कि जैसे मतलब हमारा लेसन कंप्लीट हुआ और फिर टीचर उससे कहेगा कि आप अब अपने शब्दों में बताइए कि आपने उसको कितना समझा है। ठीक है। और कुछ? हाँ जी। अदिति बताइए तो आज तो कुछ। अदिति नहीं बताएगी तो अनामिका बताएगी। मैंने जैसे आपने हमें पढ़ाया तो आपने हमसे क्वेश्चन पूछे, तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे को कितना पढ़ा है, मैंने कितना नहीं पढ़ा है। मेरी नॉलेज के लिए आप मुझसे क्वेश्चन पूछे तो हाँ, तो मतलब मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, ध्यान दिया मैंने क्लास में नहीं दिया। इसके लिए रिफ्लेक्टिव फॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है। ओके। सबका यही है? बिल्कुल यही तो है। ठीक है। शिक्षक क्या करेगा कि एक लेसन कंप्लीट हुआ है, ठीक है,
एंड एक लेसन कंप्लीट होने के बाद में बच्चे को कुछ क्वेश्चंस देगा, एंड ये जो क्वेश्चंस रहेंगे दे आर फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस। फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं ये जानना देखो, एक ना दो चीजें होती है, मैं ये नहीं जानना चाहती हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है क्या बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया, मैं यहाँ पर ये चीज चेक नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ये चीज चेक कर रही हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे को बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जैसे मेरा लेसन कंप्लीट होगा मैं क्वेश्चन पूछूंगी, बट मेरे जो क्वेश्चन रहेंगे वो फ्लेक्सिबल क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि रिजिड नहीं रहेंगे कि नहीं मुझे तो यही जानना है, अगर आपने ये नहीं बताया दैट मीन्स कि आप पढ़ते नहीं हो, ये चीज नहीं है। मैं यहाँ पर फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस पूछूंगी, यानी कि अगर एक क्वेश्चन नहीं याद है तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी, जिससे मुझे क्या पता चलेगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि अच्छा बच्चों को ये वाला टॉपिक अच्छे से आता है, कि पूरी क्लास में बच्चों को ये चीज तो क्लियर हुई है, एंड जिस वजह से बच्चों को भी ये पता लग जाएगा कि अच्छा मुझे ये चीज तो एकदम क्लियर हो गई है एंड ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुई है। ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। इज इट क्लियर कि एक लेसन खत्म होने के बाद में टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बट ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बच्चे की प्रोग्रेस चेक करनी है जस्ट लेसन के बाद, एंड जस्ट लेसन के बाद मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकती हूँ ना कि एक लेसन में बच्चों को सारी चीजें एकदम क्लियर हो ही गई होंगी एंड रट चुकी होंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर अभी मैं आपसे क्लास के बाद में पूछूंगी कि आप इसको समराइज करो, तो समराइज में से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड थोड़ी ना कर रहे हो माइंड में, आप जस्ट उसका एक जो जिस्ट होता है आप वही तो समझ रहे हो, एंड मुझे वही चेक करना है कि आप उसका जिस्ट समझे हो। ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। क्लियर हो गया? लर्निंग का प्रोसेस चेक करने के लिए एक आता है आपका रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप होता है आपका संदर्भ के प्रकार। इसमें क्या होता है? सेल्फ रेफरेंस्ड इंटरप्रेटिंग टेस्ट कोर्स इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स ऑन प्रोग्रेस। बच्चा क्या करता है? बच्चा खुद को नंबर दे देता है यहाँ पर। ठीक है। इंटीरिम क्या होता है? इंटीरिम कुछ नहीं है, जैसे कि हमारे स्कूल्स में जो हाफ ईयरली जो एग्जाम्स होते थे उसको हम बोल देते हैं इंटीरिम, और या फिर बेंचमार्क असेसमेंट। ठीक है, स्कूल्स में यही तो होता था, हाफ ईयरली होते थे ना हमारे, जो बीच वाले जो एग्जाम्स रहते हैं इंटीरिम, ये हो जाएगा आपका। सिनोप्टिक क्या होगा? सिनोप्टिक होता है आपका एनकरेजेस स्टूडेंट टू इंटीग्रेट एंड अप्लाई नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंटायर प्रोग्राम सब्जेक्ट। सिनोप्टिक असेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप बच्चे को एनकरेज कर रहे हो कि जो भी आपने ज्ञान लिया है, जो भी आपने स्किल्स ली है, आप उसको अप्लाई करो जो आपने किसी सर्टेन प्रोग्राम से सीखी है। आप उसको एनकरेज करते हो, कराते नहीं हो प्रॉपर कि नहीं करके दिखाओ मुझे, नहीं, आप उसको एनकरेज करते हो कि हाँ भाई करो। इज इट क्लियर? सिनोप्टिक। ठीक है, समराइज तरीके से बोल सकते हो। इप्सेटिव असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट मेजर्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ऑन प्रीवियस बेस्ट और एवरेज परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब होता है? स्वयं के प्रदर्शन से तुलना। इप्सेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक महीने के बाद मैं खुद आपको बोल दूंगी, या फिर आप खुद ही आप चेक कर लोगे, या फिर मैं बोल दूं कि इससे एक महीने पहले ना आपकी प्रोग्रेस ये थी एंड अब आपने इतना प्रोग्रेस कर लिया है। ये क्या होता है? आपकी आपसे ही प्रोग्रेस कंपेयर होगी पहले वाले से, कि पहले आप कितना कर रहे थे अब आप कितना कर रहे हो। ये होता है आपका इप्सेटिव असेसमेंट। ये चारों चीजें क्लियर है? ये चारों चीजें क्लियर है सभी को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। एक आता है आपका स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण। अच्छा ये ना इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ये देख लो। कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, KABC। डेवलपर कौन है? एलन एस कॉफमैन एंड नदीन एल कॉफमैन, दोनों ही कॉफमैन है। ठीक है, कुछ नहीं है, इजी है बहुत ज्यादा। स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट टेस्ट फॉर चिल्ड्रन एज 2.5 ईयर से लेके 12.5 साल तक है। इसको एक्सपेंड कर दिया गया। असेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस, डिसाइड स्पेसिफिकली फॉर स्पेशल नीड्स। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता दूं तो क्या हो रहा है, KABC क्या करते हैं, एक ना आपको असेसमेंट किट प्रोवाइड करते हैं, एक स्टडी किट प्रोवाइड करते हैं जिसमें
आपका असेसमेंट होता है। एंड ये असेसमेंट किट किसके लिए रहती है? 2.5 साल से 12.5 साल तक के बच्चों के लिए रहती है, लेकिन 2002 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया है 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों तक। ये पता नहीं कुछ तो है कि कहीं से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, एंड वो सारा स्टडी मटेरियल आपके घर पर आता है। उसमें आप असेसमेंट करो, प्रॉपर अच्छे से आप टेस्ट दो, एंड फिर आप खुद की परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो। इज इट क्लियर? इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, बौद्धिक क्षमता, ये सब चीजें हैं, ठीक है। एंड ये KABC जो है डिजाइंड बहुत ज्यादा स्पेशल तरीके से की गई है कि अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल वैसा ही मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले जो बच्चे हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ही वही आपको किट दी जाएगी। सो KABC कुछ नहीं है, जस्ट एक आपको किट मिलती है, स्टडी किट, जो आप कर सकते हो एंड अपनी असेसमेंट को आप चेक कर सकते हो, और कुछ नहीं है। पहले 2.5 से 12.5 साल तक के बच्चों के लिए थी, अभी 18 साल तक के बच्चों के लिए। इज इट क्लियर सभी के लिए? कुछ नहीं है, लिख लो इसको एक बार। लिख लिया है तो बता देना फिर। मुश्किल तो नहीं है ना ये? अभी कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या ही बता दिया। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं ना? नहीं। ठीक है। अरे शिवम ने धमका दिया एकदम से। नहीं, चुपचाप पढ़ाओ, यही काम है आपका बस। चलिए करें आगे फिर। हाँ। ओके। प्रोग्राम इवेल्युएशन मॉडल्स, कार्यक्रम मूल्यांकन मॉडल। अच्छा, एक आता है आपके पास में कर्क पैट्रिक इवेल्युएशन मॉडल, जो कि आता है 1959 का। इन सभी की अभी हम ट्रिक्स करने वाले हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। कर्क पैट्रिक इवेल्युएशन मॉडल। कर्क पैट्रिक क्या बोलते हैं कि अगर आपको बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करनी है ना, तो इन सब चीजों के थ्रू आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका रिएक्शन मेजर्स सेटिस्फेक्शन, एंगेजमेंट एंड कंटेंट रेलिवेंस वाया पोस्ट ट्रेनिंग सर्विस। इसलिए मैं आप सभी को बोल देती हूँ कि ना, मतलब कि थोड़ा सा अपना कैमरा खोल के दिखा दो मुझे अपनी शक्लें, जिससे क्या होगा कि मुझे रिएक्शन देख के समझ में आ जाए कि बच्चे क्या एंगेज हो पा रहे हैं मेरे साथ में, क्या बच्चे कंटेंट को रेलिवेंट समझ पा रहे हैं, क्या बच्चे सेटिस्फाई हैं मेरे पढ़ाने से, मेरे समझाने से। तो बच्चों का रिएक्शन देख के भी आप असेसमेंट कर सकते हो कि बच्चे को कितना समझ में आ गया है, बच्चा कितना एंगेज हो रहा है आपकी चीजों में। ये सब चीजें होती है। क्या ये होगा ऐसा जो मुझे आपके चेहरे से देख के लग जाता है ना, जो हम बोल देते हो ना कि आपको नींद आ रही है क्या, ज्योति ऐसे ऐसे हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें होती हैं कि रिएक्शन देख के ही आप असेस कर सकते हो कि कितना समझ में आ रहा है। एक्टिव हो, ध्यान कहीं और तो नहीं है कि क्लास के बाद में ये करना है वो करना है, चैटिंग वैटिंग तो नहीं कर रहे कुछ ऐसा वैसा। तो रिएक्शन देख के भी समझ पाना। एक क्या होता है? एक होता है आपका लर्निंग असेस एक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। शिक्षार्थी ने निर्धारित ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हासिल किया या नहीं, ये तो सिंपल है। एक तो मैं रिएक्शन देख के बता रही हूँ, एक है आपका लर्निंग। इसमें मैं क्या करूँ कि जो पढ़ाया गया है, क्या बच्चों को वो सब चीजें समझ में आ गई है, कितनी आई है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले पढ़ाने से पहले टेस्ट ले लो, जिससे मुझे पता लग जाए कि बच्चों कितना आता है। फिर पढ़ाने के बाद में टेस्ट ले लो कि अब कितना समझ में आया है, तो लर्निंग टेस्ट हो जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, यही तो होगा, ठीक है। एक आ जाएगा आपका बिहेवियर, इवेलुएट इफ लर्नर अप्लाई न्यू नॉलेज ऑन द जॉब। बिहेवियर का क्या मतलब होगा? बिहेवियर का मतलब होगा कि बच्चा क्या है, सीखने के बाद में उस चीज से रिलेटेड बिहेव कैसे कर रहा है, ठीक है। बच्चे को आपने कोई ऐसी स्किल सिखा दी है, फिर कोई मैनर सिखा दिया है, क्या बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज
आया है या फिर नहीं आया है। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के बाद भी अगर मतलब कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं लगेगा ना कि नहीं, कुछ पढ़ने का फायदा ही नहीं हुआ है। आप योग की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके बिहेवियर में कुछ तो चेंज आना चाहिए। कुछ भी आप सीख रहे हो तो सीखने के बाद में कुछ तो चेंज आए। जिम जाते हो, कुछ अलग अलग चीजें सीख रहे हो तो कुछ तो चेंज आए। कुछ तो चेंज आए ना, तो बिहेवियर से भी कहीं ना कहीं आप पता लगा सकते हो। रिजल्ट रिजल्ट तो सबको पता ही होगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा इसमें? इवेलुएट टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स। ये ऑर्गेनाइजेशनल के आउटकम्स है। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा कि कोई इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर रहा है, बच्चे का प्रॉपर मतलब कि 1 साल के बाद में जब फाइनल एग्जाम्स हुए हैं तो रिजल्ट देखा देखा तो कि बच्चे का रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि नहीं भाई, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो दिक्कत है कि किसी का भी रिजल्ट नहीं अच्छा आया है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। 4 चीजें हैं जो कर्कपैट्रिक मॉडल में आपको देखनी है। सबसे पहला है रिएक्शन, फिर है आपका लर्निंग, फिर है आपका बिहेवियर, फिर है आपका रिजल्ट। ठीक है, 2 मिनट लो, रिवाइज कर लो इन चारों को। हिंदी इंग्लिश पढ़ लो एक बार आराम से। इजी है, मुश्किल नहीं है ना। याद करने के लिए नहीं बोल रही, बट समझ लो भी के लिए बस। दो ही मिनट लेना, हाँ। डन। 3 तो पढ़ लिए होंगे। रिजल्ट, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, चलो। ओके, इतना ही है क्या? देख लेते। ठीक है, इजी। अब इसके आगे मुश्किल नहीं है, ठीक है। CIPP का मॉडल भी अभी आप देख लो, क्या क्या सब चीजें होंगी। डेवलप्ड फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब भी आप कोई एक प्रोग्राम सेट करते हो ना, एग्जाम्पल के लिए कि अभी मतलब कि आगे चल के आप पढ़ाओगे या फिर आप में से जो भी योग योग आप सिखाते हो, तो क्या रहेगा, आप चाहते हो ना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सिखाते हो वो ग्रो करे, वो इम्प्रूव करे, चाहते हो ना आप ये सब चीजें। तो कुछ कुछ चीजों का ना आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले होगा आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? गोल एंड नीड असेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेगा? CIPP, ये आपको याद रखना पड़ेगा इस तरीके से ही। थोड़ा सा डिफरेंट होके चलेगा। कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएशन का यहाँ पर क्या मतलब होगा कि जिस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपने ये प्रोग्राम बनाया है, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही आप अपने गोल को सेट करोगे। सिंपल सी बात हो गई, यही तो होगा। एंड उस गोल को पूरा करने के लिए आपको जो भी जरूरतें हैं, आप उसको भी असेस करोगे। एंड आप पहले से ये भी लेकर चलो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। हर एक चीज आप देखोगे। एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझो कि आप चाहते हो कि आप एक योग की अकेडमी, ठीक है, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ, होती है ना अकेडमीज, होती है ना योग वाली भी, स्टूडियो या फिर कुछ भी होता है, अकेडमी ले लेते हैं हम। आपका गोल क्या है? आपका गोल ये है कि आपको योग की अकेडमी आपको सेटअप करनी है। तो कॉन्टेक्स्ट आपका किस चीज से रिलेटेड है? योग से रिलेटेड है ना। एंड योग से ही रिलेटेड जो भी आपको उस एकेडमी में जरूरतें चाहिए, आप उसको असेस करोगे। देखोगे ना कि किस चीज की जरूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि इस एरिया में मैंने एकेडमी खोली है
तो क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। एंड क्या इससे पहले मैंने कभी योग सिखाया, डायरेक्ट मैंने एकेडमी तो खोल ली है, बैकग्राउंड भी तो पूरा आप चेक करोगे ना, माहौल आपको वैसा बनाना पड़ेगा कि आप चाहते हो कि बच्चे आए सीखे, गोल्स वगैरह, यानी कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो आप योग की एकेडमी आप सेटअप करना चाहते हो उससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी नीड्स है, जो भी बैकग्राउंड है, एनवायरमेंट है, गोल्स है, इन सभी चीजों का आप ध्यान रखोगे। इज इट क्लियर? पहला स्टेप क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब इनपुट में क्या रहेगा, इनपुट में क्या रहेगा, अब देखो ये सब चीजें आपने देख ली हैं कि आपको क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बैकग्राउंड है, क्या एनवायरमेंट है, ये सभी चीजें आपने देख ली। अब इन सब का सॉल्यूशन भी तो करोगे। अब आपको ये चीज का पता लग गया कि अच्छा मुझे जरूरत किस चीज की है, मुझे योग मैट की जरूरत है, मुझे योग वाले ब्रिक्स की जरूरत है, आपको कॉन्टेक्स्ट तो पता लग गया। इनपुट में अब आप क्या करोगे, अब आप इन सब चीजों के लिए बजट सेटअप करोगे कि हाँ मुझे एक बजट बनाना पड़ेगा कि मेरे पर मंथ का जो बजट रहेगा वो इतना होना चाहिए, रिसोर्सेज संसाधन आपको चाहिए होंगे, ठीक है। फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा समाधान जो मतलब कि आपको लगे कि हाँ ये चीज फिजिबल सॉल्यूशन मुझे चाहिए इस चीज का, ठीक है। स्ट्रेटेजीज आप लगाओगे, ये सब चीजें आपकी इनपुट रहेंगी जो आप डालोगे खुद से। इज इट क्लियर? कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड इनपुट क्या है, क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं सभी को? कोई डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि योग की एकेडमी आपको खोलनी है, एंड योग की एकेडमी खोलने के लिए जरूरत क्या क्या सब चीजें हैं वही तो देखोगे। एंड प्रॉब्लम क्या आ रही है, बैकग्राउंड क्या है, एनवायरमेंट क्या है, गोल क्या है, ये सब चीजें आप देखोगे। योग एकेडमी खोलनी है तो उसकी जरूरतें क्या क्या हो सकती है, मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, भाई एकेडमी तो खोलनी पर जगह नहीं है, प्रॉब्लम हुई ना ये भी। बैकग्राउंड देखोगे कि यार इससे पहले तो मैंने कभी किया नहीं, ऐसे क्या हो पाएगा ऐसा। गोल एक सेट करोगे, गोल सेट करोगे ना कि इतने पैसे मैं लगा देता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 6 महीने में मुझे इतना अचीव तो करना ही है। कुछ भी गोल हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सिर्फ पैसा, कुछ भी हो सकता है गोल, पर एक लेके चलोगे ना कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इनपुट में क्या रहेगा, इनपुट में आप उसमें सारी स्ट्रेटेजीज डालोगे, प्लान बनाओगे, बजट बनाओगे, रिसोर्स करोगे, फिजिबिलिटी, एंड इन सब का मूल्यांकन भी तो करोगे। देखो चेकिंग तो जरूरी है ना, हम जब घूमने भी जाते हैं हम अपना सामान हम बार बार चेक करते हैं, तो मूल्यांकन तो जरूरी रहेगा ही। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, कॉन्टेक्स्ट हो गया, इनपुट हो गया। अब क्या रहेगा, प्रोसेस। प्रोसेस क्या रहेगा, मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक। अब क्या हो रहा है, अब आपकी योग एकेडमी चल रही है, अच्छे से चल रही है, जो भी सब चीजें आपने सोची अब आपने उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब आप प्रोसेस वाले में ये देखोगे कि जिन चीजों को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है क्या वो सही से काम कर रही है, एंड अगर नहीं कर रही है तो आपको कंटिन्यूअस तरीके से आपको एक फीडबैक भी चाहिए होगा, ठीक है। चाहिएगा आपके फीडबैक की कैसे कैसे हो सकता है, आपके स्टूडेंट ही आपको बता रहे हैं कि बाकी सब चीजें तो ठीक है बट अगर यहाँ पर थोड़ी सी लाइट मिल जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा है, तो काम करोगे फिर इस चीज के ऊपर भी। या ऐसा लग रहा है कि एकेडमी तो बहुत ज्यादा बड़ी है बट लेकिन जो इंस्ट्रक्टर्स हैं शायद बच्चे बहुत ज्यादा आगे कि इंस्ट्रक्टर दिख ही नहीं रहा है, कि इंस्ट्रक्टर कर क्या रहे हैं वो दिख ही नहीं रहा है, तो बच्चे बता देते हैं कि शायद इंस्ट्रक्टर आप एक दो और लेकर आओ, या आपके साथ वाले आपको बता देते हैं। प्रोसेस इवेल्युएशन। फोर्थ में क्या रहेगा, प्रोडक्ट, ओ सॉरी प्रोडक्ट रहेगा, यानी कि यहाँ पर आप रिजल्ट देखोगे कि जो आपने गोल बनाया था वो अचीव हुआ है, इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट इवेल्युएशन। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि हम सबकी एक कम्युनिटी है यूजीसी नेट की, कोई पेपर 2 पढ़ा रहा है, कोई पेपर 1 पढ़ा रहा है, पेपर 1 में भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 2 यूनिट में, 2 कोई और, एंड पेपर 2 में भी हमने इस तरीके से कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक इंस्टीट्यूशन बनाना है अपना यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट पेपर का। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए जरूरतें क्या क्या है, एंड हमारा गोल है क्या इस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, जरूरत क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी, शायद जो हमने अपनी तैयारी में प्रॉब्लम्स फेस की है हम चाहेंगे कि हमसे जो बच्चे पढ़े वो वाली प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। ये हो जाएगा हमारा कॉन्टेक्स्ट।
इनपुट में क्या रहेगा कि मुझे इस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या सब चीजें अपनी देनी है, अपना टाइम देना है, अपना पैसा देना पड़ेगा, प्लान देना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, ये सब चीजें होंगी, हम सभी के साथ में होंगी। ऐसा प्रोसेस में क्या रहेगा, अब हम सबके सब अब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, बजट बनाया, अब इन सब चीजों को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि अच्छा हमने जो बोला कि अच्छा हमें 1 घंटे क्लास रखी, अभी हम 1 घंटे की हम क्लास रख रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, 1 घंटे क्लास जो हमने सोचा अब हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको चेक करेंगे क्या 1 घंटा बहुत है यूजीसी नेट की तैयारी के लिए कि 6 महीने में कवर हो जाएगा। प्रोसेस इवेल्युएशन करना, प्रोडक्ट में क्या रहेगा कि 6 महीने के बाद में जैसा सोचा था कि इतने मंथ में सिलेबस कवर हो जाए एंड इतना टाइम हम प्रैक्टिस को दे, इतना टाइम हम PYQ को दे एंड ऐसा हमें चाहिए, क्या उतना रिजल्ट हमें मिला है इफेक्टिव तरीके से। ये हो जाएंगे आपके 4 फेजेस। इज इट क्लियर ये चारों चीजें? एक बार दोबारा से पढ़ लो अपने शब्दों में, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो समझ में तो आ रहा है जो मैं इतना बोली हूँ अभी, ये सर के ऊपर से गया, ऐसे तो नहीं चलाएंगे किसी को। थोड़ी सी ही क्लास है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा और कर लो मैनेज। अनामिका अच्छा, शुभम जोशी, मैंने आपका मैसेज अभी देखा, माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। क्या बात है। मैम उस वक्त नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। क्या हो रहा है? उस टाइम पे थोड़ा समस्या नहीं आ रहा था, मैं ऊपर ऊपर से जा रहा था इसलिए बोला। तो आप एक बार बोल देते, अब ठीक है। टेक्स्ट तो मैंने नहीं देखा, मैं पढ़ा ही रही नहीं थी। नहीं, एक्चुअली वो कल वाला था जो आप बोल रहे थे ना, इसलिए बोला। ओके 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 ओके, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हो, क्लास में भी एंड क्लास के बाद में भी, ये चीज सभी के लिए है। क्लास के बाद यस में मैम। भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, मुझे एक बार बोलो कि मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो सिर्फ क्लास में ही नहीं, क्लास के भरोसे मत रहो, अगर अपनी वैसे भी आप पढ़ते रहते हो, पढ़ना भी है, कभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। ठीक है यस मैम। ठीक है, अभी आपका ब्रेन ब्रेनिंग कर रहा है अच्छे से? यस मैम, कॉफी पीना भी तो सही है। ठीक, ओके। अनामिका ने बोल दिया है कि बस करो। हाँ, चलो अच्छा ठीक है, मैं आपको ना एक काम दे रही हूँ, ये वाली PPT मैं आपको भेजूंगी, बस ये पढ़ के आ जाना, देखती हूँ। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट, ये चीज पढ़ के आ जाना। ठीक है, 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, सीरियसली बता रही हूँ, बस अब इसको ई में दे दिया है। जो हमने पहले किया था ना कि बच्चे की पहले की नॉलेज चेक करो, फिर आप बच्चों को पढ़ाओ, और फिर बच्चे की लर्निंग चेक करो, वो फिर बच्चे से आप टेस्ट लो, फिर आप देखो, फिर आप बच्चों को जज करो कि कितना आ चुका है, वही सब चीजें ही है इसमें भी, बस इसमें ये एंगेज, बस इसके नेम चेंज करो, तो एक बार इसको पढ़ के आ जाना, स्टिल कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ लेना। ठीक है, इतना तो कर लोगे? उतर गई सबकी शक्लें।